हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों 10th चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की। और इस चैप्टर का बच्चों आज है लेक्चर नंबर 24। इस चैप्टर में बच्चों एक नया टॉपिक चल रहा है जो कि पिछले लेक्चर से हमने स्टार्ट किया है, प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश की एक नई परिघटना स्टार्ट की है हमने पिछले लेक्चर से, यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसी टॉपिक को आगे पढ़ रहे हैं, प्रकाश का ध्रुवण की परिघटना। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा कि अध्रुवित प्रकाश क्या होता है और ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। पिछले लेक्चर में थोड़ी सी बात और सीखी थी जिसको आगे हमें कंटिन्यू करना है और उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक रहेगा जिसे कहेंगे मेलस का नियम। तो आज हम मेलस लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश, जैसे बच्चों ये मैंने बनाया अध्रुवित प्रकाश, ये आपको ध्यान है अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जिसमें वह प्रकाश जिसमें वैद्युत क्षेत्र सदिश इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से कंपन करते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। यानी जो वाइब्रेशंस हैं वो हर दिशा में पॉसिबल होंगे, हर तल में होंगे, भिन्न भिन्न तलों में हो रहे होंगे। जैसे ये वाइब्रेशन दूसरे तल में हो गया, दूसरी दिशा में हो गया। ये वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन है बच्चों, इतना ही बना लेते हैं। तो ये अध्रुवित प्रकाश है। जब इसको हमने एक पोलरॉइड से गुजारा था, इसके सामने क्या रखा था, एक पोलरॉइड शीट। इस पोलरॉइड में बच्चों पारित अक्ष होती है, पास एक्सिस, ये भी हम पीछे बता चुके हैं आपको। ये पास एक्सिस है। ये पोलरॉइड, जैसे ये तल है, पोलरॉइड इस तल में रखा है। जैसे मान लीजिए ये पोलरॉइड शीट हो तो इस तरीके से रखा गया है इसको। यहाँ अध्रुवित प्रकाश है, ये प्रकाश संचरण की दिशा है बच्चों, ये है प्रकाश संचरण की दिशा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो हमने ये बताया था ये पोलरॉइड केवल उन्हीं वाइब्रेशंस को, उन्हीं कंपनों को पार जाने देगा जो इसकी पारित अक्ष, पास एक्सिस, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, पारित अक्ष। वैसे ये पिछले लेक्चर में सब चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो बच्चे आज इस लेक्चर को देख रहे हैं, कल का लेक्चर मिस कर दिया है, उनकी भी समझ में आ जाए। पास एक्सिस, ये पास एक्सिस हैं उसकी पोलरॉइड की। तो इसमें से वही वाइब्रेशन बाहर निकलेंगे। तो यहाँ इसके समांतर, इस पास एक्सिस के समांतर ये वाइब्रेशंस पास आउट होके आ गए। तो ये प्रकाश कैसा है, समतल ध्रुवित प्रकाश, क्योंकि ये वाइब्रेशन अब एक ही तल में है और एक ही रेखा में है, एक ही दिशा में है, इसलिए इसको रेखीय ध्रुवित प्रकाश भी कह सकते हैं और समतल ध्रुवित प्रकाश भी कह सकते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट या लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, एक ही बात है बच्चों। अब हमने देखा कि यहाँ तीव्रता आधी रह जाती है। जैसे ये जो आपतित प्रकाश था वो अध्रुवित प्रकाश था। कैसा था, अध्रुवित, अनपोलराइज्ड लाइट, इस पर आपतित हुआ था। तो यहाँ तीव्रता आधी रह गई थी। क्यों रह गई थी आधी, कि बच्चों ये जो वेक्टर था जो सीधा सीधा इसके समांतर था वो पास आउट हो गया, इससे पार हो गया और इधर पहुँच गया, निर्गत हो गया। और जो इसके लंबवत घटक होंगे, जो इस दिशा में वाइब्रेशन हो रहे होंगे, लंबवत वाले पास नहीं होते हैं। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ समझें, इसे मैं ऐसे बनाता हूँ। ये साइड व्यू है बच्चों पोलरॉइड का। पोलरॉइड ऐसे रखा है, हम साइड से देख रहे हैं और यहाँ हम उसका फ्रंट व्यू जैसे बनाए हैं
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये पास एक्सिस है पोलरॉइड की, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, कोई डरने की बात नहीं है। तो इसमें से केवल यही वाइब्रेशन पास आउट हो जाएंगे और इसके जो लंबवत होंगे यानी ये पास आउट हो जाएगा और यहाँ पर आ गया ये, और एक वाइब्रेशन इसके लंबवत है, ये वाइब्रेशन इससे निर्गत नहीं होगा जो इसके लंबवत होगा। तो बच्चों अब बात आ रही है ये जो तिरछे हैं उनका क्या होता है। तो अब यहाँ पर देखें, जैसे ये तिरछा वाइब्रेशन है, इस वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ समझ लें। तो इसको हम दो घटकों में तोड़ सकते हैं, यहाँ से लंब गिराइए, यहाँ से लंब गिराइए। एक इसका घटक ये आ गया और एक घटक ये आ गया, ये। तो देखें ये घटक तो पास एक्सिस के लंबवत हो गया तो वो बाहर नहीं निकलेगा, ये घटक बाहर निकल जाएगा। तो जो तिरछे हैं उन सभी को अगर हम घटकों में तोड़ें, एक घटक इसकी पास एक्सिस पारित अक्ष के अनुदिश और एक उसके लंबवत घटकों में तोड़ें, तो आधे घटक बच्चों पार हो जाएंगे और आधे घटक रुक जाएंगे, यहीं पर अवशोषित हो जाएंगे इससे। तो केवल आधा प्रकाश ही तो बाहर निकला, तो तीव्रता आधी रह जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर तीव्रता 100 वाट पर मीटर स्क्वायर मानूँ कि इतनी तीव्रता का प्रकाश यहाँ पर आपतित किया है, तो यहाँ जो निर्गत होगा बच्चों वो कितनी होगी, 50 वाट पर मीटर स्क्वायर, आधी रह जाएगी तीव्रता। ठीक है, बात समझ गए। तो जब अध्रुवित प्रकाश, इस बात को ध्यान रखें, जब अध्रुवित प्रकाश किसी पोलरॉइड पर गिरता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता आधी रह जाती है। ये बात यहाँ अध्रुवित प्रकाश के लिए लागू हो गई। अब इसको कितना भी घुमा दें, हर दिशा में कंपन मौजूद होंगे, सममित रूप से, सिमेट्रिकली होंगे, सममित रूप से होंगे, तो हर दिशा में इतनी ही तीव्रता मिलेगी, तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बच्चों अगर हम इस तीव्रता से भी कम तीव्रता करना चाहें, हम ये चाहते हैं कि इससे भी कम हो जाए, तो ये बात हम पिछले लेक्चर में बता चुके थे, लेकिन मेलस के नियम तक नहीं पहुंच पाए थे, तो हमने कहा था कि कल बात करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि इसी पोलरॉइड के सामने एक दूसरा पोलरॉइड और रखना होता है, ये P2 और ये P1। अब इस पर जो प्रकाश आपतित हुआ था वो अध्रुवित था, लेकिन यहाँ इस पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है वो ध्रुवित है, तो अंतर है दोनों में। यही मेलस का नियम लगेगा बच्चों। तो अब यहाँ इसको घुमाकर तीव्रता 50 से भी कम की जा सकती है, यानी यहाँ पर कितनी रहेगी बच्चों, 50%, आधी रहेगी। उससे भी कम की जा सकती है दूसरा पोलरॉइड रखकर, उसको भिन्न भिन्न एंगल्स पर घुमाकर। अगर हम इसी के समांतर रखें तो ये सारे वेक्टर्स, सारे वाइब्रेशंस यहाँ पास आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, इससे निर्गत हो जाएंगे। तो यहाँ 50, तो यहाँ भी कितना मिलेगा, 50। ध्यान से सुनते जाना। अब मैंने थीटा एंगल से इसको घुमा दिया, इसको घुमाने से पास एक्सिस ये कर दी, कितने एंगल पर है ये, थीटा एक्सिस पर। ये पास एक्सिस हैं अब दूसरे पोलरॉइड के। जो दूसरा पोलरॉइड है वो इससे थीटा एंगल पर है। तो अब यहाँ कितनी तीव्रता मिलेगी, कम मिलेगी। क्योंकि कम क्यों मिलेगी वो भी समझ लें। जैसे इस पोलरॉइड को देखिए आप, सामने से देखते हैं तो इनकी दिशा, ये जो वाइब्रेशन हैं उनकी दिशा ये है, और पास एक्सिस की दिशा बच्चों ये है, थीटा एंगल बना रही है। ये कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो यहाँ अगर इन वाइब्रेशंस का आयाम E0 हो, जैसे ये वाइब्रेशन लिया मैंने, डार्क कर देता हूँ, आयाम कितना है, एम्पलीट्यूड E0 है। तो देखें इसको इसकी पास एक्सिस के एलोंग हम घटक में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए यही तो पास एक्सिस है, तो इस पर लंब गिरा दिया, तो एक घटक इसका इधर मिलेगा
ये, और एक इसके लंब घटक जो कि इस पोलरॉइड के भी पास एक्सिस के लंबवत होगा। तो एक घटक इसका इधर मिल गया, ये, यानी ये वेक्टर इन दो टुकड़ों में, दो घटकों में टूट गया। तो इस वेक्टर का ये घटक जो कि कितना है बच्चों, ये कितना होगा, E0 cos थीटा, और ये कितना होगा, ये वाला घटक E0 sin थीटा। तो E0 sin थीटा जो घटक है वो इसके लंबवत हो गया, जैसे यहाँ पर ये लंबवत था, तो ये तो निर्गत नहीं होगा, केवल ये वाला घटक बाहर निकल जाएगा। यहाँ से ये घटक बाहर निकल गया, वो कितना है, E0 cos थीटा, यही तो बाहर निकलेगा। ये वाला, ये अवशोषित हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा, कहते हैं फिल्टर। एक तरीके से देहाती भाषा में कहें तो फिल्ट्रेशन हो गया, ये रुक गया और वो पार हो गया, ये वाला घटक। तो एक वेक्टर का एक टुकड़ा पार हुआ और एक टुकड़ा रुक गया, यानी कुछ प्रकाश यहीं रह गया, कुछ ही निकला है तो इससे कम ही निकलेगा। ये तो हुई कॉन्सेप्चुअल बात। अब उसको एग्जैक्ट कैसे पता करें कितना निकलेगा, ये तब है बच्चों जब कोई अदर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, उस केस में बात हो रही है। तो देखें कितना घटक निकला है, E0 cos थीटा। अब एक काम करते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ से ये पता लग गया कि वो तीव्रता कम होगी, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखें, अगर अब हम बच्चों मेलस का नियम जो पढ़ रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, केवल यहाँ कि समतल ध्रुवित प्रकाश जब किसी पोलरॉइड पर गिरा तब तीव्रता कितनी होगी निर्गत के बाद। अध्रुवित की तो पता चल गई, आधी हो जाती है। यहाँ I0 होती तो यहाँ I0/2 हो जाती, जैसे यहाँ I0 होती तो यहाँ हो जाती I0/2, यही तो हो जाता। अब बात यहाँ की हो रही है। तो देखें बच्चों, इस पहले पोलरॉइड ने क्या किया कि इसको ध्रुवित किया है, तो इस पोलरॉइड को हम ध्रुवक कह देते हैं, पोलराइजर। और ये विश्लेषण के काम आ रहा है तो विश्लेषक कह देते हैं, यानी एनालाइजर। एनालाइजर से कितनी तीव्रता निकलेगी वो एंगल पर डिपेंड करेगी कि कितने एंगल से घुमाया है। इसके पैरेलल रखेंगे तो जितनी तीव्रता यहाँ है उतनी निकलेगी। इसको इसके लंबवत रख देंगे, यानी पारित अक्षव ऐसे ऐसे हो गई तो बिल्कुल तीव्रता नहीं निकलेगी, प्रकाश शून्य हो जाएगा। यहाँ तो 50 से भी कम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी एक व्यंजक प्राप्त करते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। तो देखें बच्चों, अगर विश्लेषक पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता I0 हो, कितनी है, I0। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ I0 मानी थी। अब हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, अब हम केवल यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ I0 मान के चल रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हाँ I1 मान लें, I1 भी मान सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ये आधी हो जाती है वो तो यहाँ की बात पता चल गई, इसको अब हटा देते हैं कि जिससे कन्फ्यूज़न न हो। वो तो दूसरी बात रही समझाने की। तो I0 और एम्पलीट्यूड इनका E0 है। तो बच्चों आपको पता है कि जो तीव्रता होती है I, वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ I0 कितनी हो गई, प्रोपोर्शनल E0 स्क्वायर, आयाम E0 माना है। तो I0 बराबर एक कांस्टेंट के E0 स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से कौन से घटक निकले बच्चों, ये वाले E0 cos थीटा वाले, ये घटक, यही तो घटक निकले। तो यहाँ तीव्रता मान लीजिए I है, तो I बराबर कितना हो जाएगा इससे, K E0 की जगह कौन सा घटक निकला है, E0 cos थीटा। तो E0 cos थीटा का स्क्वायर, तो I बराबर K E0 स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, यही मेलस का नियम आ गया। इससे ये पता चल जाएगा, देखो थीटा पर डिपेंड कर रहा है। थीटा क्या है, ध्रुवक और विश्लेषक की पारित अक्षों के बीच का कोण,
ध्रुवक की अक्ष ये है, देखिए ये, और विश्लेषक की अक्ष ये है, उनके बीच का कोण थीटा है, उसके कॉस के वर्ग के, कोसाइन के, कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इस लाइन को, ये तो कांस्टेंट है, इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यही मेलस का नियम हो गया बच्चों, इसको हम डिफाइन कर देंगे। तो जब किसी विश्लेषक पर ध्रुवक से निकलने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक के पारित अक्षों के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ही मेलस का नियम कहते हैं, और इससे हम ये पता कर सकते हैं कि किस एंगल पर कितनी तीव्रता यहाँ से निकलेगी, जबकि कंडीशन क्या है कि उस पर समतल ध्रुवित प्रकाश गिरना चाहिए। ठीक है, तो इतने हिस्से की बात हुई है। तो इसी बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। हाँ, तो बच्चों ये जो मेलस का नियम है, इसी नियम को बच्चों अब शब्दों में लिखते हैं परिभाषा के रूप में। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ, जब किसी ध्रुवक यानी पोलराइजर से निर्गत यानी निकलने वाला, यानी ये ध्रुवक से प्रकाश निकला, वो कैसा था, पूर्णतः समतल। जब किसी ध्रुवक से निर्गत पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर यहाँ से निकल के, ध्रुवक से निकल के कहाँ आपतित हुआ, विश्लेषक पर, किसी विश्लेषक पर आपतित होता है या गिरता है, कुछ भी लिख सकते हैं, अपने अपने शब्द हैं बच्चों। आपतित होता है, अब क्या करेंगे, तो इससे कितना प्रकाश निकला ये देखेंगे। तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता किसके अनुक्रमानुपाती है, कॉस स्क्वायर थीटा के। और थीटा क्या है, इसकी पारित अक्ष और इसकी पारित अक्ष के बीच का कोण। निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक, ध्रुवक तथा विश्लेषक की पारित अक्षों के बीच बने कोण थीटा की कोज्या यानी कोसाइन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, इसी बात को हमने शब्दों में लिख दिया परिभाषा के रूप में। इसे मेलस का नियम कहते हैं। एक मात्रा लगा दो या दो लगा दो, नाम है बच्चों। इसे मेलस का नियम कहते हैं। दैट इज I प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर
थीटा। ये रहा बच्चों नियम। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे और चर्चा करेंगे। हाँ बच्चों, एक मिनट, एक बात और। जैसे हमने लिखा कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक की पारित अक्षों के बीच बने कोण थीटा की कोज्या के वर्ग के अनुपाती होता है। कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है बच्चों, एक ही पोलरॉइड दिया होता है, तब थीटा कहाँ से देखेंगे। तो बच्चों यहाँ ध्रुवक की जगह आप ये भी लिख सकते थे, जैसे प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक के स्थान पर क्या लिख सकते थे, समतल ध्रुवित प्रकाश जो इस पर आपतित हुआ है, समतल ध्रुवित प्रकाश के वैद्युत क्षेत्र सदिशों के कंपनों की दिशा और विश्लेषक की पारित अक्ष की दिशा, इसकी दिशा और इसकी दिशा देखेंगे, क्योंकि इसकी दिशा और इसकी दिशा में जो कोण बनेगा वही इसकी दिशा और इसकी दिशा में बनेगा, क्योंकि यहाँ जो वाइब्रेशंस आएंगे वो इसके पैरेलल वाले ही आएंगे, जो इसके समांतर होंगे वही तो आएंगे। तो एक पोलरॉइड हो तो इस परिभाषा को ध्रुवक के स्थान पर हम कोष्टक में ये भी लिख सकते थे, समतल ध्रुवित प्रकाश के वैद्युत क्षेत्र सदिशों के कंपनों की दिशा। ठीक है ना, ध्यान रहेगी ये बात। अगर एक ही पोलरॉइड दिया है तब आप न्यूमेरिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसकी दिशा और इसकी पारित अक्ष की दिशा देखेंगे, ये बात बताना चाह रहा था। तो ध्रुवक के स्थान पर हम कोष्टक में ये भी लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख दूंगा जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न न हो, वो बात यहाँ अभी लिख दी जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यानी जो ब्रैकेट में मैं जो लिखवाना चाह रहा हूँ आपसे, ये भी लिख सकते हैं, विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के वैद्युत क्षेत्र सदिशों के कंपनों की दिशा, जिस दिशा में कंपन हो रहे हैं, एक ही बात हुई। तो आप चाहें तो जिससे कि कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत न हो, ब्रैकेट में यहाँ पर इस बात को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलें। तो बच्चों, जब आप लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है, जब एक पोलरॉइड दिया हो या कभी कभी 3 या 4 पोलरॉइड दिए हों, तो थीटा कौन सा लें, आई नोट कौन सा लें। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इस पूरे नियम का, मेलस के नियम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझ लें, एक इस तरीके से कि जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न न रहे। चाहे एक सिंगल पोलरॉइड हो, चाहे 2 हों या 3 हों, इसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ केस की बात करें, हमने यहाँ आई नॉट लिया, किसी भी पोलरॉइड की बात हो, तो आई नॉट जो था वो क्या था, इस पर गिरने वाले, अब ना हम विश्लेषक कह रहे हैं ना ध्रुवक कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि पूर्णतः। लेकिन बात कब लागू हो रही है, जब समतल ध्रुवित प्रकाश है। अगर इस तरीके से है, सॉरी बच्चों, हमने जो बताना चाह रहे थे सब गड़बड़ कर दी। एक हो या 2 हो, न्यूमेरिकल में गलती ना हो, इसलिए मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, उसको समझ लें। आई नॉट और आई, इसका बड़ा चक्कर रहता है, और थीटा का अक्सर गलती करते हैं, लेकिन इसको समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आसानी से होगा। जैसे ये दिशा तो इस वाइब्रेशन की होगी जो अभी बताई थी मैंने बात, इसकी दिशा भी देख सकते हैं। और ये मान लीजिए इसकी पास एक्सिस है, एंगल बना रही हैं, इसके समांतर नहीं है, तो जो तीव्रता बाहर निकलेगी इस वाइब्रेशन की दिशा बच्चों यही तो हुई, और पारित अक्ष की दिशा ये हुई, ये कोण है थीटा। तो आई नॉट और आई का चक्कर छोड़िए, यहाँ ये मान लीजिए कि कोई सा पोलरॉइड हो, अगर यहाँ पर तीव्रता I1 है और इधर निकल रही है I2, ठीक है, जैसे हम यहाँ आई नॉट मानते हैं,
अब 2 हो 3 हो तो आई नोट क्या लें, आई क्या लें, ये चक्कर रहता है। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ जो वेक्टर निकलेंगे तो आई क्या होता है, मेलस के नियम से आई बराबर आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होता है पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए। अब हम आई नोट के स्थान पर I1 लेके चलें तो कोई सा पोलरॉइड हो, तो यहाँ I1 और ये है उस पर आपतित होने वाला और निर्गत होने वाली I2, तो I2 बराबर I1 कॉस स्क्वायर थीटा। इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, चाहे 2 पोलरॉइड हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, वहीं गलती होती है। तो समझ गए, I1 क्या हुआ, पोलरॉइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, न ध्रुवक की बात करो न विश्लेषक की बात करो, सीधी बात। ये बात बहुत ज़रूरी है बच्चों। आपको ये लगेगा सर इसमें आपने क्या कोई ख़ास बात बता रहे हैं, वही बात है कि आई नोट को मैंने देखा है बच्चों को गलती करते हुए, और I2 वो है जो उससे निकल रही है, पोलरॉइड से निर्गत, पोलरॉइड से बच्चों ये ध्रुवक और विश्लेषक पोलरॉइड हो सकते हैं, निकोल प्रिज्म हो सकता है, टूरमेलिन क्रिस्टल हो सकता है, सब में बात वही है, यही कॉन्सेप्ट सब में लगेगा। पोलरॉइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, अब जैसे हम यहाँ की बात करें तो ये तब भी लागू हो जाएगा कि मैं आई नोट के स्थान पर यहाँ I1 मानूँ और यहाँ I2 मानूँ, ठीक है ना। I2 I1 I3 इनके चक्कर में ना पड़े, कॉन्सेप्ट समझें कि गिरा कितना उस पर और निकला कितना, वो रेशियो निकाल रहे हैं। यहाँ गिरने वाला है और ये निर्गत होने वाला प्रकाश की तीव्रता है, सीधा सा कॉन्सेप्ट, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, अभी हमने बताया था बच्चों कि इसको घुमाने से तीव्रता बदलती है। अब मेलस का नियम पढ़ लिया, उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों जल्दी से। आप कहेंगे सर आप कह देते हो, हम कैसे मान लें, तो देखिए नियम से देखिए, अभी आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। इसे भी हटा दें बच्चों, यहाँ हम लिखते चलेंगे फिर। चलें साफ हो गया। बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये बोर्ड, 3-3 4-4 बार बच्चों क्लीन करना पड़ता है, तब भी बात नहीं बनती। देखिए हमने इसको इतना घुमा दिया है, जैसे थीटा एंगल जो है हमारा वो 30 डिग्री है, कितना घुमाया है कि इसकी एच और इसकी एच। देखिए पहले थीटा 0 मान लीजिए, समांतर हैं दोनों की एक्सिस, दोनों की एक्सिस कैसी हैं, समांतर, यानी थीटा हो गया 0। तो I2 बराबर I1 कॉस स्क्वायर थीटा, या आप I बराबर I नोट कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ I1 कौन सा होगा, जो इस पर आपतित है, वो कितना है बच्चों, जैसे 50। अभी हम 100 का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, यहाँ पर 100 आपतित हुआ अध्रुवित प्रकाश, उसका आधा रह गया 50, तीव्रता 50 रहेगी, 50 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब ये पोलराइज्ड लाइट है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये इस दूसरे पोलरॉइड पर, जैसे विश्लेषक कहते हैं, कुछ कहें या ना कहें उससे कोई मतलब नहीं, पोलरॉइड पर गिर रही है, तो उस पोलरॉइड से निकलने वाली जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, जब थीटा 0 यानी इसकी एच और इसकी एच समांतर हैं। तो देखें I1 के स्थान पर 50 और कॉस स्क्वायर 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 हो गया 50 वाट पर मीटर स्क्वायर, उतनी ही रही, यानी यहाँ भी कितनी मिल गई, 50 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये कब, जब थीटा 0 रखा। अब हमने इसको 30 अंश घुमा दिया,
एग्जाम्पल से समझा रहे हैं बच्चों, कितना भी घुमा सकते हैं, तीव्रता बदलेगी। तो I2 बराबर I1 के स्थान पर 50 cos स्क्वायर 30 और 50 गुणा cos 30 का मान √3/2 का वर्ग, तो ये आ गया 150/4 यानी 37.5। जब थीटा 30 लिया, 30 अंश तक घुमा दिया तो और घट गई 37.5 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी 37.5% रह गई, यहाँ 50% थी। 100 लेके चलें तो 50 तो है ही। अब 45 कर दिया तो कितना निकलेगा प्रकाश? 50 गुणा cos स्क्वायर 45, cos 45 का मान 1/√2, वर्ग करोगे 1/2 और 2 से ये 25 बार कट गए, 25 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी जब थीटा 45 कर दिया तो रह गई 25, एंगल बढ़ता जा रहा है, तीव्रता घटती आ रही है। ये खेल 90 तक होगा बच्चों, बीच के अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग तीव्रता आएगी, घट रही है। मैंने कहा था दूसरे से नियंत्रित कर लेते हैं, 50% से भी ज़्यादा, 60 रख दो तो I2 50 गुणा cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान 1/2, 1/4 रह गई, 1/4 का मतलब 12.5। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कहीं कोई मिस्टेक हो जाए बच्चों सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा 90 कर दिया, यानी एक की एक्सिस ऐसे है और एक की ऐसे है, एक की पास एक्सिस पारित अक्ष ऐसे और एक की ऐसे। तो थीटा 90 तो I2 50 गुणा cos स्क्वायर 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 वाट पर मीटर, शून्य हो गई, अब कोई प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा। तो देखें बदल रही है तीव्रता, तो हमने यूं ही नहीं कहा था, आपने मेलस लॉ से देख लिया कि दूसरे पोलरॉइड को घुमाकर 50% से भी कम की जा सकती है तीव्रता, शून्य तक की जा सकती है। तो इस तरीके से आपने मेलस लॉ को समझ लिया है बच्चों। अब एक बात और बताएं, आपने देखा कि जब थीटा 0 होता है तब तीव्रता उतनी ही रहती है जितनी उस पर गिरी, ये समांतर स्थिति कहलाती है। और जब थीटा 90 होता है तो शून्य हो जाती है, ये उसकी क्रॉसित स्थिति कहलाती है। पहले स्क्रीनशॉट लें, वो बात भी मैं यहाँ समझा दूंगा। जैसे कहने का अर्थ ये है बच्चों, एक पोलरॉइड ये है, समझने के लिए आसानी हो इसलिए मैं इसे बना देता हूँ। एक पोलरॉइड ये है, इसकी पास एक्सिस ये, इसकी पास एक्सिस ये, पैरेलल हो गई। एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ अध्रुवित प्रकाश आपतित हुआ, यहाँ तीव्रता आधी रह जाएगी, जैसे यहाँ I0 थी तो यहाँ I0/2 रह जाएगी, और यहाँ भी कितनी निकलेगी? I0/2 ही निकलेगी। और इस समय ये जो सिचुएशन है दोनों की, क्योंकि यहाँ वेक्टर्स पैरेलल आएंगे, वो इससे निकल जाएंगे, ये बात आप समझ चुके हैं, ठीक है ना? बोलिए, तो ये कौन सी स्थिति है? समांतर। पोलरॉइड समांतर स्थिति में कहलाते हैं। और यहाँ की 100% मिलती है, यहाँ से तो आदि वो तो अध्रुवित प्रकाश था, यहाँ समतल ध्रुवित आया और यहाँ भी समतल ध्रुवित आया और उतनी ही तीव्रता रही, ठीक है, समांतर स्थिति। दूसरी, एक पोलरॉइड ये, जल्दी जल्दी बनाते हैं बच्चों, एक पोलरॉइड ये, इसकी अक्ष ये और इसकी अक्ष ऐसे है लंबवत, इसकी अच्छी है। यहाँ ध्रुवित प्रकाश, यहाँ ऐसा निकला
लेकिन यहाँ लंबवत हो गया ये वेक्टर, इसकी पारित अक्ष से नहीं निकलेगा, यहाँ तीव्रता शून्य है। तो ये क्रॉसित स्थिति कहलाती है, क्रॉसित पोलेरॉइड कहलाते हैं ये, क्रॉसित स्थिति। क्योंकि आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उस न्यूमेरिकल में ऐसा लिखा आ जाता है कि दो पोलेरॉइड क्रॉसित स्थिति में रखे हैं, तो आप कैसे रखेंगे, इस तरीके से, एक की एक्सिस ऐसे तो एक की एक्सिस ऐसे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो क्रॉसित अवस्था और समांतर अवस्था आप समझ गए, यानी ये क्रॉस्ड पोलेरॉइड है, या स्थिति कह लें, ये पैरेलल पोलेरॉइड्स हैं। तो क्रॉस्ड पोलेरॉइड क्या होते हैं, पैरेलल पोलेरॉइड क्या होते हैं, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी बच्चों। ये तरंग संचरण की दिशा है, यहाँ कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्रॉस्ड और ये पैरेलल स्थिति, इस बात को भी समझना जरूरी था, न्यूमेरिकल में काम आएगी। तो बच्चों मेलस का नियम समझ में आ गया, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो बच्चों अब एक्चुअली वीडियो लेंदी होने लगा, चाह तो ये रहे थे कि इसके न्यूमेरिकल कराए जाएं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। कोई बात नहीं, आज मेलस के नियम को आप घर पर पढ़िए, नोट्स बनाइए, और कल इसके अगले लेक्चर में बच्चों न्यूमेरिकल्स कराएंगे इस पर रिलेटेड। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा आपको, और न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी। पहले इसको लेक्चर को देख के, नोट्स बना के, उसको पढ़ के, सीख के, समझ के आइए, जिससे न्यूमेरिकल आपको समझ में आए, अच्छे लगें, इंटरेस्ट क्रिएट हो, और आप ये कहेंगे कि अरे सर हम पहले ये न्यूमेरिकल बड़ा कठिन लगते थे, अब तो बहुत आसान हो गए। बहुत आसान लगेंगे बच्चों, बहुत अच्छा फिनोमेना है ये ध्रुवण की घटना। तो ओके बच्चों, मिलते हैं कल मेलस लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल के साथ अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, जिसको आप देखना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।